नमस्कार, सुप्रभातम बच्चा लोग। मैं रवि प्रकाश शुक्ला, फिजिकल टीचर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड लखीमपुर खीरी। इस सप्ताह हम आप लोगों को बैठ के किए जाने वाले अभ्यासों का बारे में बता रहे हैं, उनका अभ्यास प्रॉपर रूप से करा रहे हैं। आज बैठ के किए जाने वाले आसनों का तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें अर्ध मतेंद्रासन, मत्स्यासन तथा गौमुखासन, इन तीन आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम अर्ध मतेंद्रासन कैसे किया जाता है इसके बारे में आप बच्चे लोग देखें, ठीक है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने की ओर खोलते हैं, बाएं पैर को मोड़ते हुए अपनी जांघ के पास मूलाधार के पास रखते हैं। फिर दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की जांघ के ऊपर से घुटने के पास रखते हैं और दाहिने हाथ से पीछे पुश करते हैं, ठीक है। और दाहिना हाथ हमारा पीछे की ओर रहता है। जहाँ पे आपको अधिक पेन लगे, जहाँ पे अधिक खिंचाव आपकी बॉडी में लगे, उसी जगह आपको होल्ड करना है, रुकना है। ज़बरदस्ती नहीं करनी शुरू में। जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपका हाथ आपके पंजों तक का पहुँच जाएगा, ठीक है। ये सांस को सामान्य स्थिति में चलती रहेगी, गर्दन हमारी पीछे की ओर, रीढ़ हमारी एकदम सीधी रहती है। सांस को छोड़ते हुए बाएं हाथ को साइड में रखेंगे। पहले दाहिना पैर सीधा करते हैं, फिर बायां पैर सीधा करते हैं। इसी अभ्यास को दूसरे पैर पे करेंगे। अब हम सर्वप्रथम दाहिने पैर को मोड़ते हैं। दाहिने पैर को मोड़ के अपने मूल आधार के पास जांघ के नीचे रखते हैं। फिर बाएं पैर को मोड़ के जांघ के ऊपर से थाई घुटने के पास रखते हैं। इधर रहेगा, उस साइड रखिए आप। मतलब पैर में ठीक है, हाँ, मुँह उधर जाएगा आपका। अब हम अपने ठीक है आपका ठीक था, हमारा गड़बड़ था ये। अब दाहिने हाथ से घुटने को पकड़ते कोशिश करना चाहिए, पैर की उंगलियों को पकड़े अपने बाएं पैर को, जहाँ तक हो सके वहाँ पर स्ट्रेट गए। और बाएं हाथ को पीछे की ओर रखते हैं, सांस करते हुए। सांसें हमारी थोड़ा सामान्य रहेंगी, निगाह पीछे की ओर, रीढ़ की हड्डी सीधी। शुरुआत में 10 सेकेंड ही करना है। फिर सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ को पहले पीछे लाएंगे, साइड में पैर को सीधा करेंगे। इस तरीके से अर्ध मतेंद्रासन का एक चक्र पूरा होता है। शुरुआत में इस आसन का अभ्यास 1 से 2 बार ही करें, और उसके बाद धीरे धीरे जब आपके लचीलापन आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपका हाथ पूरा पैर के पास अंगूठे को पकड़ने की स्थिति में आ जाए, तब आप इसके संख्या और टाइमिंग दोनों को बढ़ाएंगे, ठीक है। टाइमिंग अधिकतम इस मतेंद्रासन का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 30 सेकेंड तो आपको होल्ड की स्थिति में रुकना चाहिए। अर्ध मतेंद्रासन के लाभ क्या होते हैं बच्चों? इस आसन को करने से हमारा जो गॉल ब्लैडर है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वह ठीक प्रकार से कार्य करती हैं। साथ ही हमारी रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन का भी विकास होता है, और उनमें मजबूती भी इस आसन को करने से आती है। किसको अर्ध मतेंद्रासन नहीं करना चाहिए? किनको यह आसन नहीं करना चाहिए? जिनकी रीढ़ की समस्या, स्पाइनल कॉर्ड में अगर किसी प्रकार का दर्द होता है, स्लिप डिस्क की होती है, या हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है, आर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द रहना, पंजों में दर्द रहता है, पैर के पंजों में, तो उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सेकंड आता है बैठ के किए जाने वाले आसनों में मत्स्यासन। इस आसन को हमारे भैया योगीराज शुक्ला आपको करके बताएंगे, हमें थोड़ी दिक्कत भी है, ठीक है। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को पीछे लगाएंगे, एकदम से नीचे नहीं जाएंगे, साइड में हाथ रखिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर लेटते हैं। साथ ही सांस को बढ़ते हुए गर्दन और स्पाइनल कॉर्ड
के बीच में गैप रहता है, देखें ये गर्दन एकदम बढ़ी हुई, भार हमारा सिर पे और हिप पे रहता है, निगाह हमारी पीछे की ओर देखते हुए दोनों हाथों से पैर को अंगूठे को पकड़ते हैं। शुरू में इस आसन को भी करते समय 10 सेकंड का ही होल्ड करते हैं, रुकते हैं और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। पहले गर्दन सीधी करें, एकदम से नहीं, जैसे झटके से किया आपने, धीरे से, हाँ धीरे धीरे, ठीक। अब पहले अपना पद्मासन का पैर सीधा करिए, पैर को खोलिए, पहले बाएं पैर को सीधा करिए, हाँ। अब दोनों हाथों की सहायता से धीरे से उठेंगे सांस छोड़ते हुए, ठीक है। ये हमारा मत्स्य आसन था। इस आसन को करने से क्या लाभ होते हैं बच्चों लोग? स्त्रियों को गर्भाशय संबंधी अगर किसी प्रकार की समस्या होती है उसमें लाभ मिलता है। यह आसन हमारी टॉन्सिल जो ग्रंथियां होती हैं, मधुमेह, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, इनको दूर करने में मत्स्य आसन हमें सहायता करता है। साथ ही इस आसन का अभ्यास करने से हमारे आँखों से संबंधित जो रोग होते हैं उनको भी ठीक करने का काम यह आसन करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों थर्ड आसन आता है हमारा गौमुखासन। गौमुखासन को बच्चों सर्वप्रथम दोनों पैर को सामने की ओर फैलाते हैं। योगीराज दोनों पैर सामने की ओर फैला पहले, फिर अपना बाएं पैर को मोड़िए, पीछे की ओर ले जाइए, बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाइए, फिर सेकंड लेग को इस तरह पीछे लाएं। ये एक वज्रासन की स्थिति सी बन जाती है, लेकिन इसमें वज्रासन से हट के क्या होता है, वज्रासन में दोनों पैर हमारे जो पैर के तलवे होते हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं आसमान की तरफ, लेकिन गौमुखासन में दोनों पैर के तलवे आपके साइड में रहते हैं। देखें, हाँ, हिप हमारा ज़मीन को टच करता हुआ। फिर अपने दाहिने हाथ को अपने कंधे के ऊपर से ले जाएंगे पहले, और फिर बाएं हाथ को पीछे से मोड़ के आपस में दोनों को क्रॉस करते हुए, दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए पकड़ते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करें, निगाह सामने, गर्दन सीधी, सांसें सामान्य चलेंगी। यस, गुड। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद पहले हाथ को अपना सीधा करेंगे, धीरे धीरे हाथ लाएंगे, एकदम तेज़ी से नहीं, हाँ धीरे से, झटके से नहीं लाते एकदम से, हाथों को धीरे धीरे स्लोली सामने की ओर घुटने पे रखेंगे अपने। दूसरे हाथ को ऐसे लाएंगे, सीधा करेंगे। अब अपने दाहिने पैर को पहले सीधा करेंगे, बाएं पैर को सीधा करते हुए बैठ जाएंगे। इसी आसन को भैया एक बार दोबारा पुनः साइड से दिखाएंगे करके। मुड़ जाओ योगीराज। सेम पद्मासन की मुद्रा में बैठे, गौमुखासन, दाहिना पैर, फिर बाएं पैर को मोड़िए, घुटने आपासी में रहेंगे, हाँ ठीक है। अब दाहिने हाथ को सर के ऊपर से ले जाइए, कंधे के ऊपर से, हाँ बाएं हाथ को देखिए, इनके दोनों हाथ पीछे आपस में उंगलियों को पकड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी इनकी सीधी रहेगी और जो आपका गर्दन भी है ये भी सामने को सीधा रहेगा। ये हमारा गौमुखासन है, हाँ। अब सीधे हो जाइए, सीधे से सामने की ओर। गौमुखासन से लाभ क्या है बच्चों? गौमुखासन को करने से हमारे पैर की जो मांसपेशियां होती हैं, थाई की, घुटने की, इनमें मजबूती प्रदान होती है। साथ ही हमारे घुटनों में और पैर के पंजों में लचीलापन भी, लोचशीलता की भी वृद्धि होती है गौमुखासन करने से। सेकंड जो लाभ हमें गौमुखासन से मिलता है, या हमारे कंधे के जोड़ों को स्वस्थ करता है। जब दोनों हाथों को हम पीछे की ओर ले जाते हैं, एक बार भैया हाथ पीछे ले जाएं, खाली हाथ ले जाना है आपको, हाथ पीछे की ओर, हाँ ये जब ऐसे पीछे की ओर हाथ ले जाते हैं तो हमारे कंधों में मजबूती आती है, स्वस्थ रहते हैं, और कंधों के जोड़ में, जिन्हें हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, इनमें लचीलापन आता है।
और लचीलेपन का फ़ायदा बच्चों क्या रहता है हमारी बॉडी में कि जैसे कोई चीज़ अगर हार्ड है तो अगर उसको मोड़ो तो वो टूट जाती है। अगर उसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो जल्दी टूटती नहीं, मुड़ जाती है, और जैसे मुड़ने के बाद उसको आप छोड़ेंगे तो पुनः वो अपनी मूल आकृति में आ जाती है। इसलिए हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। किनको रिलैक्स बेटा, यस, मुड़ जाइए सामने की ओर। किनको यह आसन नहीं करना चाहिए? ये तीनों आसन समझ लीजिए कि जिनको साइटिका से संबंधित प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, घुटनों में किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है या उसमें दर्द रहता है, इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति को या समस्या जिनको है उसको ये तीनों आसन नहीं करने चाहिए। ठीक है। शुरू में इन तीनों आसनों का आप अभ्यास 1 से 2 बार करेंगे। 1 से 2 बार करने के बाद ही इनकी संख्या को हम इम्प्रूव करते हैं और इसकी टाइमिंग को भी हम बढ़ाते हैं। अगर किसी भी आसन का अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, जो भी हमने बैठ के किए जाने वाले आसन है, खड़े होकर किए जाने वाले आसन है, उनको अगर आपको पूर्णतः लाभ प्राप्त करना है तो कम से कम 30 सेकंड तो आपको उस आसन में रुकना ही चाहिए। जो हमारे आसन की लास्ट स्थिति होती है उस आसन में हमको 30 सेकंड तो रुकना ही चाहिए, जिससे हमें प्रॉपर उसका लाभ मिल सके। ठीक है। ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और बड़ों को भी इनका अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो बैठ के किए जाने वाले शेष आसन हैं उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।